स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, और आज आपको बहुत बड़ी खबरों के बीच हम लेकर के चल रहे हैं। हमने अभी तक आपको बताया कि टीम मोदी में यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होगा या नहीं होगा। बदलाव की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस पर फाइनल मुहर लगना, प्रधानमंत्री की मुहर लगना जो है वो बाकी है। लेकिन बड़ी चर्चा है कि ये प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, अमेरिकी दौरे से पहले जो होने वाला है कुछ दिनों में, ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और नई संसद के अंदर जब पहला सत्र बैठेगा उसमें एक नई टीम मोदी आपको दिखाई दे सकती है। और उसके अलावा बिहार और राजस्थान, माफ कीजिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दो चुनावी राज्यों को लेकर पार्टी ने बड़े फेरबदल की रणनीति बनाई है, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी अभी। और केंद्र में भी यहां का कुछ रिप्रेजेंटेशन लाया जा सकता है। एक बड़े राज्य की बात महाराष्ट्र की आपसे हम करना चाहते हैं, क्योंकि आप तमाम लोगों को सुनते होंगे, अलग अलग सर्वे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आते होंगे कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बहुत आगे चल रही है बीजेपी और शिवसेना से। इसमें कितनी हकीकत है, आज हम आपके सामने एक सर्वे रखने जा रहे हैं। वो सर्वे क्या बताता है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बारे में, वो क्या बताता है भारतीय जनता पार्टी अगर आज चुनाव में जाए अपने दम पर तो उसे कितने वोट मिल सकते हैं। शिवसेना, जिसे हम शिंदे गुट कहते हैं, जो अब असल शिवसेना है, वो क्या जमीन पर शिव सैनिकों पर उतनी पकड़ रख पाई है। और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टियां हैं, उनका ये गठजोड़, उनका मेल क्या लोगों को रास आ रहा है। ये सर्वे मैं आपके सामने पहले रखूं, उससे पहले चूंकि हमने बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश पर हमारी चर्चा पूरी नहीं हुई स्टूडियो में, मध्य प्रदेश को लेकर के जैसा देवेंद्र भी कह रहे थे, प्रदीप जी, पार्टी को ऐसा लगता है कहीं कर्नाटक जैसी परिस्थिति ना बन जाए। लेकिन यह भी साफ साफ बात है कि शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले कोई और चेहरा उतारने के लिए है नहीं, चाहे पार्टी के अंदर कोई धड़ा ये चाहता भी हो कि ऐसा परिवर्तन हो। तो कैच 22 सिचुएशन है पार्टी के लिए। देखिए, देवेंद्र ने जो बातें कही, जो निष्कर्ष निकाला, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। शिवराज सिंह चौहान का कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के पास अगर बदलना चाहे, और उसके अलावा समय भी नहीं है। अगर बदलना था तो 6 महीने पहले होना चाहिए था। अब बदलाव का समय नहीं है, उससे और ज़्यादा नुकसान होगा। और जो विकल्प हैं वो शिवराज सिंह चौहान से और बहुत ज़्यादा खराब विकल्प हैं। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान के हटने की मुझे तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। नाराज़गी ये है, पीएम की जो अप्रसन्नता है वो ये है कि आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। एक ऐसा स्टेट जो बीजेपी का संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत स्टेट्स में से गिना जाता है, वहाँ आपकी पकड़ नहीं है। तो ये नाराज़गी का है। ये जो चल रहा है कि संगठन, मतलब प्रदेश का नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, उस दृष्टि से लग रहा है कि और क्या कर देंगे। अगर एक नेता को इतने समय से प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसको मुख्यमंत्री बनाया, 17 साल तक मुख्यमंत्री बनाकर रखा, हार गए फिर भी बना दिया, तो इससे ज्यादा क्या करेंगे। तो तब भी तो आपको चुनाव लड़ना पड़ता है नरेंद्र मोदी के नाम पर। हाँ, लेकिन ये सही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति आज से अगर 3 महीने 2 महीने पहले कहें तो बहुत खराब थी। स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। अच्छा, कर्नाटक जैसी स्थिति नहीं है कि जो है वन साइडेड हो जाएगा चुनाव। आखिर में चुनाव होगा, बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, जैसा 2018 में हुआ था वैसा ही, लगभग वैसा ही, थोड़ा ऊपर नीचे किसी पार्टी का। लेकिन निश्चित रूप से पार्टी के अंदर समस्या ज्यादा है, एक दूसरे को हराने, एक दूसरे को नीचा दिखाने की। ये स्थानीय निकाय के चुनाव में दिखाई दिया। नहीं तो यही तो चीज पार्टी को सॉर्ट आउट करनी होती है कि अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है और शिवराज सिंह चौहान ही है, हर्षवर्धन जी, उन्हीं के चेहरे पर अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो ठीक है, फिर आपको उनके पीछे पूरी ताकत से लगना होगा। और क्या पार्टी करती दिख रही है ऐसा? नहीं, पार्टी करती दिख रही है, और एक दो तो बहुत साफ बहुत विजिबल है। 2018 के चुनाव में सारी चीज़ों के बावजूद एक बड़ी चीज़ थी कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभी माहौल बना, जो भी वजह रही, अगड़ा विरोधी एक उनके ऊपर चिपक गया, और वो बहुत जमकर चिपका, इतना जमकर चिपका कि भारतीय जनता पार्टी को कई जगह पर बहुत, जहां कम मतों के अंतर से हारे, वो एक चीज़ दिखी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको बार बार हम लोग कह रहे हैं कि चेहरा देखते देखते फटीग हो गया, तो शायद अब ये बातचीत कितनी आगे चल पाएगी, कितना वो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद शिवराज सिंह चौहान इस बार ये ऐलान करेंगे कि अब उनका ये आखिरी चुनाव होगा।
भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व जहां नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात होती है, तो 2018 से स्थितियां ये परिवर्तित हुई हैं कि अब उनको भी लगता है कि हमने जितने प्रयोग करने थे वो करके देख लिए, कोई भी उस तरह से प्रभावी साबित नहीं हो पाया। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अभी 1 महीने पहले अचानक एक दिन बीच में खबरें उड़ी कि प्रहलाद पटेल को अध्यक्ष बना दिया गया है और अब उनको चुनाव के लिए जिम्मेदारी दे दी जाएगी, ऐसी खबरें हुई। बाद में पता चला कि ऐसी कोई खबर नहीं है, सिर्फ एक भोपाल में एक बैठक हो रही थी जिसके आधार पर किसी ने व्हाट्सएप कर दिया और उसके बाद फिर जो खबर चलती है वो चल गई। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान सहमति के नेता हैं, लेकिन उनको यह समझना पड़ेगा कि उनका चेहरा भी अब थका हुआ है, अब थोड़ी सी परेशानी में पार्टी को डाल रहा है। चेहरा शिवराज होंगे, चुनाव में उनके नाम पर जाया जाएगा, नरेंद्र मोदी के नाम पर जाया जाएगा, लेकिन शायद ये उनके पास आखिरी मौका है और उनको ये मुकाबला जो है, जैसे अशोक गहलोत लड़ते दिखाई दे रहे हैं कम से कम, ऐसा मुकाबले में उनको पार्टी को अपनी लाना पड़ेगा। राजस्थान पर एक क्विक कमेंट विनोद जी आपसे, वसुंधरा राजे के बारे में जैसा देवेंद्र ने भी बताया कि वो चाहती हैं कि उनको कैंपेन कमेटी का कम से कम जिम्मा दिया जाए, उनके बेटे को कुछ अलग से नहीं मिलने जा रहा, ये भी साफ हो गया है। वसुंधरा राजे की लोकप्रियता को लेकर कोई बहुत ज्यादा शक नहीं करती बीजेपी, कम से कम इनके पास वो जनाधार है। फिर क्या दिक्कत है ऐसी जो उन पर भरोसा करने से रोकती है? दरअसल जो नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी है या अमित शाह जी की मौजूदा बीजेपी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के जो नेता हैं, छत्रप हैं, उनकी जगह अपनी टीम हर जगह तैयार कर रही है। ये चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में देख लीजिए, सिर्फ राजनाथ सिंह बाकी हैं वाजपेयी जी के ज़माने के, बाकी सारे मंत्री बदल चुके हैं। नितिन गडकरी भी वाजपेयी जी के ज़माने में मंत्री नहीं थे। और मुख्यमंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, ये दोनों ही जो है अटल जी के ज़माने के ही बनाए हुए नेता हैं, छत्रप हैं। तो एक तो ये है, और ये चूंकि सब समानांतर रहे हैं, एक ज़माने मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, वसुंधरा राजस्थान की, और ये तीनों में के बीच में एक जहां मोदी जी हैं उस पोजीशन की एक राइवलरी भी थी जी लगातार। तो वो सब पुरानी बातें भी हैं। और वसुंधरा राजे का जो स्वभाव है, जिस तरह मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ वो वैसे ही चलाती हैं जैसे मोदी जी ने गुजरात चलाया, जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, वो शिवराज सिंह चौहान कोशिश करते हैं उस तरह चलाने की, लेकिन चला नहीं पाते, उनको केंद्र से आकर के लेना पड़ता है कई मामलों में रजामंदी। वसुंधरा जी का स्वभाव दूसरा है और यही उनकी ताकत भी है, यही उनकी कमजोरी भी है। और इसलिए जो मौजूदा नेतृत्व बीजेपी का है, मोदी जी है, अमित शाह, नड्डा जी, वो चाहते हैं कि राजस्थान में एक वैकल्पिक नेतृत्व उभरे और वसुंधरा जी को रखा जाए साथ में, लेकिन ये उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट न किया जाए। और कमान पूरी तरह देने का मतलब है कि टिकटों के बंटवारे में अगर उनके ही से रहेगी तो फिर ज्यादातर विधायक उनको जीत, लेकिन मोटे तौर पर एमपी राजस्थान में टीना फैक्टर है बीजेपी। हाँ, देयर इज नो दोनों जगह वहां भी कोई दूसरा नेतृत्व अभी तक विकसित नहीं हो पाया। राजस्थान को लेकर के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राजस्थान में अगर अब वसुंधरा जी को हटाया जाता है या किसी और को जिम्मा दिया जाता है तो वो येदियुरप्पा जी वाली गलती ना हो जाए, कर्नाटक वाली सी आप साथ लेकर के तो चले, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि मुख्यमंत्री तो ये बनने नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ये गलती राजस्थान में ना हो जाए। तो राजस्थान में जो उनका भी समर्थक वर्ग है बीजेपी का, वो शायद उम्मीद कर रहा होगा कि वसुंधरा जी ही जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं, बिल्कुल उनको आश्वस्त करने की कोशिश होगी, उनको ये समझाने की कोशिश होगी कि हम आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर सकते। उनको पहले भी ये ऑफर था कि आप केंद्र में मंत्री बन जाइए, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इसीलिए बनाया गया था कि आप राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में आ जाइए, जिसके लिए वो तैयार नहीं। लेकिन जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, तब से अब में राजस्थान की स्थिति में बहुत अंतर आया है। बीजेपी पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है राजस्थान को लेकर, तो और उसको मालूम है कि अगर वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट करते हैं तो फायदा नुकसान दोनों है। उनकी लोकप्रियता का फायदा है, लेकिन उनकी जो वर्किंग स्टाइल है उसका नुकसान है। ठीक है, तो चुनाव के समय इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती पार्टी चाहती किसी को प्रोजेक्ट किए बिना चुनाव लड़ा जाए और चुनाव के बाद जी भी साथ रहे, चुनाव में दिखे पार्टी को और उसके बाद चुनाव जो है लड़ा जाएगा बिना किसी का नाम घोषित किए। सर समय चूंकि मुझे महाराष्ट्र का सर्वे दिखाना है। कहावत मैं बोल दूं कि गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज। वसुंधरा साथ तो रहे लेकिन हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। चलिए ठीक जी, आप एक कमेंट इस पर करना चाह रहे हैं, मैं तब तक महाराष्ट्र की बॉल पर चलता हूं। देखिए महाराष्ट्र में हमने जैसा आपको बताया एक नया सर्वे महाराष्ट्र का आया है और वो सर्वे महाराष्ट्र की आज की तस्वीर आपके सामने रखेगा। ये सर्वे सकाल ग्रुप ने किया है और इस सर्वे के अंदर बताया गया है कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो उसमें महाविकास आघाड़ी और बीजेपी और शिवसेना कहां खड़ी है
और उसमें एक बड़ा सवाल जो सबसे ऊपर पूछा गया वो था कि क्या आप नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इसका जो आंकड़ा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर ने हां में जवाब दिया, 42.1% लोगों ने, कि वो महाराष्ट्र के लोगों की राय है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं, उन्हीं को दोबारा प्रधानमंत्री देखना भी चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है महाराष्ट्र की राजनीति जैसी बटी हुई है, ऐसे वहां पर वोटर प्रेफरेंस भी बटी हुई दिखाई दे रही है। ना बोलने वालों में भी 41.5% था, तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कह नहीं सकते, ये 16.4% लोगों ने कहा। अब अगर महाराष्ट्र की सरकार की हम बात करें, राज्य की अगर हम बात करें, तो वो आपके सामने अब आंकड़े रखते हैं कि महाराष्ट्र में अगर इस वक्त चुनाव हो जाते हैं तो किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा, शिवसेना को कितना वोट मिलेगा। आप देखिए, शिंदे गुट को 5.5%। यह बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता की वजह है कि एकनाथ शिंदे, जिनको जो पार्टी तोड़ करके लाए, विधायक तोड़ करके लाए, सांसद उनके साथ ज्यादातर आ गए, लेकिन ग्राउंड पर शिवसेना का सेंटिमेंट लोगों के दिल में उनके प्रति नहीं दिखाई दे रहा उतना। सिर्फ 5%, 5 वोट, 5.5% वोट शिंदे गुट को मिलते हुए इस वक्त दिखाई देते हैं। अगर आप उद्धव गुट की बात करें तो 12.12 वोट, दुगने से भी ज्यादा वोट शिंदे गुट से उद्धव गुट को मिलते हुए दिखाई देते हैं। और कुल वोट आप ये देखिए 17.7, मतलब शिवसेना के जो दोनों धड़े हैं उनको मिलाकर 17.7 वोट। और ये पिछले तीन चुनावों में सबसे कम वोट शेयर है शिवसेना का, यानी नुकसान दोनों को हो रहा है, उद्धव ठाकरे को भी और एकनाथ शिंदे को तो बहुत बड़ा नुकसान। और अब ये देखिए, अगर पार्टियों की अलग अलग बात करें, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई देती है। 33.8% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी लगभग 34% वोट के साथ, और बाकी पार्टियां बटी हुई देखिए आधे पर हैं लगभग। कांग्रेस पार्टी लगभग 20% पर है, एनसीपी 15.3% वोट, और उद्धव गुट का हमने आपको बताया 12.5%, शिंदे गुट को 5.5%। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि बीजेपी और शिंदे गुट को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये लगभग बनता है 39 से 40% के बीच, राउंड फिगर आप 40% भी अगर मान लें। और अगर आप कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे को की वोट शेयर को जोड़ते हैं अभी के हालात में, तो ये एक कंफर्टेबल 8 to 10% लीड का मामला है वोट शेयर में। और चुनाव में ये 8 से 10% का जो गैप है ये बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए, ओवरऑल बीजेपी शिंदे गठबंधन को टोटल वोट 39.3%, महाविकास आघाड़ी को वोट 47.7%, तो लगभग 8% वोट का फर्क अभी गैप है बीजेपी, शिवसेना और दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के बीच में। और यह चिंता है सबसे बड़ी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक बार फिर देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, बीजेपी की सीनियर लीडरशिप की मुंबई जाकर मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे अभी हाल में दिल्ली भी लौटे थे, यहां भी मुलाकातें हुई हैं। क्या मैसेज दिया जा रहा है उन्हें, और उनका जमीन पर उनकी ये पकड़, ये सर्वे अगर ठीक दिखा रहा है तो ये तो बड़ी चिंता की बात है बीजेपी के लिए। और सब दो चीज़ें हैं। पहले जब वो दिल्ली आए थे तो उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी थे, और उनसे बीजेपी के नेतृत्व ने ये पूछा था कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी, और उन्होंने अपनी बात बताई थी। हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने एक कैबिनेट, एक एमओएस की बात कही थी, लेकिन जो संकेत हैं शायद उसमें एक ही कैबिनेट दिया जाए। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस से बीजेपी के बारे में फीडबैक लिया गया था, जो मौजूदा मंत्री हैं क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, या उनमें से किसी फेरबदल की जरूरत है, या किसी और को लाने की जरूरत है, ये फीडबैक लिया गया था। दूसरी चीज़ की ग्राउंड पे इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत शिंदे को दे रखी है, लेकिन निश्चित तौर पे ग्राउंड पे शिंदे अभी उस सेंटीमेंट को नहीं भुना पा रहे हैं जिसके हिसाब से उद्धव ठाकरे का सीधे सीधे विकल्प के तौर पे वो नजर आए, और वहाँ पे उनको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी तक जो हमें संकेत मिलते हैं उसके हिसाब से बीजेपी नेतृत्व इस बात को लेकर कोई निराश नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि शिंदे बहुत आक्रामक तरीके से शिवसेना के वोट को, जो पुरानी शिवसेना थी और जो मौजूदा शिवसेना है शिंदे, वो अपने पास खींच कर लेकर आए हैं। और वहाँ पे एक बड़ा चैलेंज शिंदे के सामने भी ज़रूर रहेगा कि क्या उद्धव ठाकरे, जो कि अभी सहानुभूति के लहर पे सवार हैं, उस करिश्मे को अपने पास खींच के लेके आ पाते हैं। ये कंसर्न जरूर है सौरभ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी शिंदे से तनिक भी कहीं इस बात को लेकर कोई निराश हो, अपनी और ज़्यादा ताकत लगाई जा रही है उनके साथ। ये खबरें भी थी देवेंद्र की 4-5 सीटों पर ही शिंदे गुट को चुनाव लड़ने के लिए दिए जा सकते हैं। बाकी अगर ज्यादा उनके उम्मीदवार हो तो वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें, ऐसी बातें चल रही हैं।
बिल्कुल सौरभ, ज़्यादा लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के ही कैंडिडेट होंगे और उसमें कोई दो राय नहीं। अगर शिंदे गुट का भी कोई व्यक्ति है जो कि शिवसेना छोड़ के आया है तो वो सिंबल पे लड़ेगा बीजेपी के ही, और इसमें पार्टी की तरफ से ऑलरेडी इस बात को लेकर गठबंधन के साथ सहमति बनाई जा चुकी है। अब बड़ा मसला सिर्फ यही रहेगा कि क्या शिंदे उस प्रकार का करिश्मा दे पाते हैं कम से कम, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो हैं, सारे फैसले वो लेते हैं। बीच में ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस वर्सेज शिंदे कुछ चल रहा है और शासन को लेकर खास तौर पे दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उन सारी चीज़ों को खत्म करके अपनी पूरी ताकत दी है। लेकिन एक बड़ी समस्या ज़रूर रहेगी अगर वो तीनों ही दल एक साथ जाते हैं, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट, तो वैसी स्थिति में वो चैलेंज बहुत बड़ा रहेगा। बीजेपी नेतृत्व को इस बात का एहसास है। जी ठीक, जी ठीक। प्रदीप जी, अब ये अब शिंदे गुट है, उनके लोग हैं, अलग पार्टी है, बीजेपी कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, उनका उत्साह बढ़ा सकती है थोड़ा, और इससे ज्यादा क्या करेगी। लेकिन उस पैमाने पर खरे उतरते शिंदे साहब नहीं दिखाई दे रहे, जो सोच करके उनको साथ लाया गया था। क्या बीजेपी का कोई फेल सेफ ऑप्शन भी है? बीच में एनसीपी को लेकर बहुत चर्चाएं हुई थी, वो चैप्टर बंद है या अभी भी खुला है? नहीं, वो चैप्टर तो नहीं खुलने वाला, कम से कम चुनाव तक तो नहीं खुलने वाला है। चुनाव के बाद की परिस्थिति बदले तो अलग बात है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक मेल्टिंग पॉट में है। क्या निकलेगा 2024 में लोकसभा फिर विधानसभा में, ये अभी देखने की बात है। उसकी वजह है, एक तो ये सर्वे जो है वो पवार के परिवार का अखबार है, उसका है, शरद पवार के भाई हैं सकाल के मालिक प्रतापराव पवार। हाँ, तो अब मैंने देखा बहुत लोग कह रहे थे कि अगर ये सर्वे जो है बीजेपी को 40% दे रहा है तो 45% मान लीजिए। हाँ, अब इसी के आधार पर शायद कल शरद पवार का बयान आया था कि पूरे देश में जो है बीजेपी विरोधी लहर चल रही है, तो ये सर्वे की रिपोर्ट उनको मिली होगी। देखिए, 2-3 चीज़ें समझने की है। 2014 से फिर 2014-19 विधानसभा, लोकसभा दोनों चुनाव में, मतलब 4 चुनाव हो गए, बीजेपी स्टैब्लिश हो चुकी है नंबर 1 पार्टी के क्लियर में। 14 के चुनाव से पहले नंबर 4 की पार्टी थी, वो नंबर 1 पर अपना स्थान पक्का कर चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब दो धड़े ऐसे हैं, एक तो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, अनटेस्टेड है, उसकी इलेक्टरल परफॉर्मेंस क्या होगी इसका किसी के पास जवाब नहीं है। 1-2 बाई इलेक्शन से अंदाजा लगाना चाहें आप तो वो अलग बात है, अदरवाइज वो भी खिलाफ गए। वो भी कितना, देखिए, अर्थमेटिक केमिस्ट्री बनेगी तब ये रिजल्ट जो है आप बता रहे हैं। अगर 10% का फासला है तो बहुत बड़ा फासला है, लेकिन अगर नहीं बनती है, जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा, जो कर्नाटक में हमने देखा, बिहार में 2015 में बन गई थी, उसकी वजह दूसरी थी कि एक ही जो है आमे से निकले हुए थे, जेडीयू भी और आरजेडी भी, तो इसलिए उनका जो है मिलना ज़्यादा आसान था। एक ही तरह का वोट बैंक था, एक ही पार्टी से निकले हुए थे। दूसरी बात है शिंदे गुट की, उनका भी जो इलेक्टोरल उनकी परफॉर्मेंस होगी वो भी अनटेस्टेड है कि वो कितना शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है उसका जनाधार ले पाए हैं, कितनी सिंपैथी कम कर पाए हैं। सिंपैथी एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ कम होती जाती है, उसका सबसे ज़्यादा असर घटना के समय होता है। तो अब उद्धव ठाकरे ऐसी जगह पर हैं जहां शिवसेना की जो मूल विचारधारा है उसके खिलाफ वाले लोग हैं, उसका कितना असर पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया उसका कितना असर पड़ेगा। ये सारे जो है बहुत कुछ अनटेस्टेड है, जिसका कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, वर्जन नहीं है कि हम उसके बिना पर कंपेयर कर सकें, कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक बात है। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 23 जून की। 23 जून को पटना में 24 की टक्कर का पहला ट्रेलर दिखाई देगा। राहुल, ममता, केजरीवाल, अखिलेश, ये एक साथ एक मंच पर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या एक साथ चुनाव भी लड़ पाएंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।